इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या है आपका? CH3COH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर? फंक्शनल ग्रुप कौन सा? COH। कौन सा, क्या नाम था इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इथेनॉल के बारे में पढ़ा था। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या था? C2H5OH। रिएक्शंस आपने पढ़ी थी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? लो होते हैं। इथेनॉल जनरली किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। तो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, रिएक्शंस हमने फर्दर पढ़ी थी इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या? सोडियम के साथ जब इथेनॉल रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करता है? सोडियम एथॉक्साइड। क्या फॉर्म करता है? सोडियम एथॉक्साइड ONA, जो कि एक आपका क्या बन जाता है? आयोनिक कंपाउंड। क्लियर? अल्कोहल वैसे क्या है आपका? कोवेलेंट कंपाउंड है, बट जब सोडियम रिएक्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? आयोनिक कंपाउंड। और इस कंपाउंड का नेम क्या है फर्दर? सोडियम एथॉक्साइड। और कौन सी रिएक्शन पड़ी थी फर्दर? इथेनॉल विद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर हम इथेनॉल को कर दे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉइक एसिड में। इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करवाया जाए किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट किस फॉर्म में? एसिडिफाइड। एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये फॉर्मूला आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का। और या तो एल्कलाइन KMnO4। इसकी प्रेजेंस में अगर हम इथेनॉल को रख रहे हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा? CH3COH, इथेनॉइक एसिड। यानी कोई भी अल्कोहल क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एल्कलाइन KMnO4, और क्या फॉर्म कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देन एक और रिएक्शन हमने पढ़ी थी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या पढ़ा था? इथेनॉल में किसकी प्रेजेंस में होता है डिहाइड्रेशन? क्या बताया था? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हॉट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं इसे, क्लियर, या उसकी प्रेजेंस में रख रहे हैं, तो इथेनॉल क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O वहां से लिबरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर? तो इस रिएक्शन को एक स्पेशल नेम क्या देते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर? अल्कोहल में हमने क्या करा दिया? डिहाइड्रेट करवा दिया, यानी वाटर मॉलिक्यूल डिटैच करवा दिया। ठीक है, देन एक और रिएक्शन है फर्दर, इथेनॉल विद इथेनॉइक एसिड। अगर हम इथेनॉल इथेनॉल को आपस में ही रिएक्ट करवा दें तो उससे क्या फॉर्म होगा? ध्यान से देखो ये रिएक्शन बेटा, CH3CH2OH, इथेनॉल हो गया आपका, प्लस CH3COOH, ये क्या हो गया आपका? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड दोनों को हमने साथ में रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड। ठीक है, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOC2H5। यानी यहां पे क्या होगा? ध्यान से देखो, यहां से H और यहां से OH ये रिमूव हो जाएंगे आपके। क्लियर? और साथ में प्लस H2O। क्लियर? देखो ध्यान से, क्या हुआ? इथेनॉल में से OH निकल गया, इथेनॉइक में से H निकल गया। क्लियर? तो यहां एक बॉन्ड खाली हो गया होगा और यहां पे बॉन्ड खाली हो गया, इन दोनों ने आपस में कनेक्ट कर दिया और फर्दर आपका ये बन गया। अब इसका नाम कोई बता सकता है क्या बनेगा? बताओ क्या होना चाहिए इसका नाम? बोलो, क्या नाम बन सकता है इसका? इथाइल इथानोएट। ध्यान से देखो नाम कैसे बना, प्रॉपर बता रहा हूं, ध्यान से देखो, इथाइल इथानोएट। देखो ये हमारा जो C2H5 है, ब्रांचिंग में हमने पढ़ा था कि अगर दो कार्बन ब्रांच में है तो क्या नाम लेते थे उसके लिए? इथाइल। तो इथाइल इसका नाम हो गया, ये इथानोएट। इथानोएट क्यों? क्योंकि ये इथेनॉइक एसिड का पार्ट है। क्लियर? CH3COOH था इथेनॉइक एसिड, CH3CO यहां से आया है।
क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथानॉइट। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया? इथाइल इथानॉइट। क्लियर? याद रहेगा। अब फर्दर इथेनॉइक एसिड के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। अल्कोहल का टेस्ट। अब अल्कोहल बताओ क्या है, एसिड है या बेस है? अल्कोहल एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्लियर? तो लिटमस टेस्ट अल्कोहल का नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी लिटमस को वो कन्वर्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो अल्कोहल का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? एक रिएक्शन जो आपको बताई थी दैट इज ये कि जब हम इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सोडियम एथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। क्लियर? तो ये वाला टेस्ट हम कर सकते हैं कि इथेनॉल को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएं और अगर वहां पे जो गैस लिबरेट हो रही है अगर वो हाइड्रोजन है तो हमारा अल्कोहल कंफर्म्ड हो जाएगा कि वहां पे जो हमने रिएक्ट करवाया था वो अल्कोहल है। और हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं? यहां सब आपने पहले ही पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में। क्या? पॉप साउंड। क्लियर? बर्निंग मैच स्टिक हम उसके पास लेके आए और वो पॉप साउंड रिलीज करेगी। क्लियर? जैसी हाइड्रोजन गैस उसके कांटेक्ट में आएगी या हाइड्रोजन गैस के आप बबल्स भी बना सकते हो और जब वो क्या होंगे? टूटेंगे तो क्या साउंड प्रोड्यूस करेंगे? अगेन पॉप साउंड। ठीक है? कोई भी बर्निंग कैंडल स्टिक उसके पास लेके आओगे इन बबल्स के पास तो वो पॉप साउंड रिलीज करेंगे। क्लियर? तो अगर हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट हो रही है इट मींस जो आपने उसके साथ रिएक्ट करवाया सोडियम के साथ वो आपका क्या है? अल्कोहल है। क्लियर? अब वो अल्कोहल किसी भी टाइप का, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, ये अल्कोहल पूरे ग्रुप्स हो गए आपके। ठीक है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? जो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिनोट कर रहे हैं उसकी। क्लियर? अब जैसे एनिमल्स आपके हैं तो क्या सारे एनिमल्स एक जैसे हैं? नहीं, उसमें भी आपने फर्दर ग्रुप्स किए हुए ना। क्यों? ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई बात समझ में? अब जैसे लॉयन है तो क्या वो एक स्पेसिफिक बीइंग को लॉयन दिया गया है? नहीं, लॉयन सबके ग्रुप के लिए है ना। आई बात समझ में? तो वैसे ही अल्कोहल आपका, अल्कोहल पूरे ग्रुप के लिए, अब चाहे उसमें 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, वो पूरा ग्रुप ही अल्कोहल है। तो ये जो हमने टेस्ट बताया वो अल्कोहल के लिए बताया है। क्लियर? नाउ उसके बाद बेटा इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया? CH3COOH, 2 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो इथेनॉइक एसिड का होता है दैट इज 118 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 118 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर से ज्यादा होता है। इसको आप घरों में भी यूज करते हो, याद करो कहां पे? सिरका यूज करते हो, विनेगर। विनेगर में 5 to 7% इथेनॉइक एसिड होता है। क्लियर? और बीइंग एन एसिड इसको हम लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। एसिड क्या करते हैं? किस लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो हमारा ये भी क्या इथेनॉइक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या है? एसिटिक एसिड। कॉमन नेम जो है इसका दैट इज एसिटिक एसिड। ये आपके रेड लिटमस का, सॉरी ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। तो उससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं। बट ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? वीक एसिड है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है आपका जो वीक है। क्लियर? मिनरल एसिड में, सॉरी। ठीक है? नाउ अगर हम प्योर इथेनॉइक एसिड को कूल कर दें तो कैसा दिखेगा बताओ? कलर कलरलेस लिक्विड है ये आपका इथेनॉइक एसिड। क्लियर? अगर हम इसे फ्रीज कर देंगे तो ये बिल्कुल आपके ग्लेशियर्स की तरह लगने लगेगा, जैसे वाटर के ग्लेशियर्स होते हैं, आइस के ग्लेशियर्स होते हैं। क्लियर? तो इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी नाम दिया हुआ है। एक और नाम क्या दिया हुआ है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है? क्योंकि ये ग्लेशियर की फॉर्म में आ जाएगा अगर हम इसको कूल डाउन कर देंगे प्रॉपरली, तो फ्रीज करवा देंगे तो। क्लियर? इट इज मिसेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर के साथ मिक्सअप किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपको ये बताया इथेनॉइक एसिड आपका जो विनेगर फॉर्म किया जाता है वो 5 to 7% इथेनॉइक एसिड होता है, बाकी सब वाटर होता है। बट फिर भी आप देख सकते हो कितना खट्टा होता है ना, सॉर इन टेस्ट। तो एक्चुअल में इथेनॉइक एसिड कितना सॉर होगा, यानी वीक एसिड है फिर भी देख लो सॉरनेस कितनी होगी। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो तो आप टेस्ट क्या
बिल्कुल, इसलिए बर्निंग टेस्ट कहते हैं एसिड्स का। ठीक है, नाउ एक्शन ऑन लिटमस क्लियर हो गया। नाउ रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब देखो ये क्या है, बेसिकली क्या है, एसिड। तो आपने चैप्टर 2 में एसिड्स की रिएक्शन पढ़ी थी, तो वो सारी रिएक्शन इस पर भी एप्लीकेबल होंगी। एसिड्स को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा आपका मेटल, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3COONA, और अगेन ये फिर से क्या हो जाएगा, आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर, प्लस हाइड्रोजन आपकी बाहर निकलेगी। अब देखो इसका नाम तो हमने क्या दिया था, सोडियम एथॉक्साइड, तो ऐसे ही इसका नाम क्या होगा, अभी वैसे मैं हिंट दे चुका हूं आपको, यही चीज सोडियम इथानोएट, सोडियम इथानोएट। आपका जो CH3COOA है, CH3COO, ये आपका सोडियम, सॉरी ये आपका क्या है, इथानोएट है। अगर H लग जाता है तो ये इथानोइक एसिड बन गया। क्लियर, इस चीज को ध्यान से अपने माइंड में याद कर लो। CH3COO ये क्या है आपका, इथानोएट। C2H5O क्या है, इथॉक्साइड। क्लियर, तो आपको जो भी कंपाउंड बनाने इसके बेसिस पे नेमिंग होती जाएगी। बेटा एसीटेट यहीं से आया है, इथानोएट का कॉमन नेम एसीटेट भी हो सकता है, बट केमिकल नेम अगर आपसे बोला जाएगा दैट इज सोडियम इथानोएट। ठीक है, सोडियम एसीटेट ऑल्टरनेट नेम हो गया। अब जैसे इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, तो वैसे इथेनोइट की जगह एसीटेट भी हम बोल सकते हैं। क्लियर, बट केमिकल नेम जैसे बताया ना, देखो अब वाटर का भी केमिकल नेम बोला जाए तो क्या है, केमिकल नेम, फॉर्मूला नहीं। हाँ, हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O है ना फॉर्मूला आपका, सो हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो केमिकल नेम, ये जो वाटर आप बोल रहे हो कॉमन नेम है, ऐसी एसीटेट यहाँ पे आपका कॉमन नेम है। क्लियर, नाउ ये रिएक्शन हो गई, यानी मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। उसके अलावा नाउ और क्या रिएक्शन हो सकती है, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। अब याद करो, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या फॉर्म करता है, Na2CO3 ले लिया हमने, मेटल कार्बोनेट क्या फॉर्म करेगा, अगेन वही मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट अगेन यही बनने वाला है आपका, देखो CH3CONA, बस साथ में क्या हो जाएगा, कार्बोनेट रिएक्ट करवा रहे हो। याद करो क्या रिएक्शन थी आपकी, वाटर और CO2, यानी जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, तो प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका फॉर्म हो जाएगा। अगेन यही फॉर्म हो रहा है तो इसका नाम सोडियम इथानोएट। आया समझ में, बस रिएक्शन थोड़ी सी अलग हो गई, फॉर्मेशन आपका जो प्रोडक्ट है वो पहला वही बन रहा है, सॉल्ट। क्लियर, इसी तरह मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट क्लियर है सबको, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। क्लियर, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें भी रिएक्शन ये अगेन सेम होगी, बस बैलेंसिंग आपको ध्यान से करनी है। क्लियर, बैलेंसिंग अभी मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बैलेंसिंग वो आप लोग ध्यान से कर सकते हो। क्लियर, रिएक्शन पूरी तभी मानी जाएगी जब प्रॉपर बैलेंसिंग होगी। ठीक है, मैं रिएक्शन बता रहा हूं कैसे बन रही है आपके और क्या प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। क्लियर है यहां तक सबको, मेन रिएक्शंस इथेनोइक एसिड की विद मेटल, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, नाउ फर्दर रिएक्शन विद एल्कोहल्स, तो जो हमने एल्कोहल की विद एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ी है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्कोहल हो गई। क्लियर, तो क्या फॉर्म होगा, इसको एक स्पेशल नेम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल नेम एस्टर। अब जैसे एल्कोहल आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, और कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कीटोन और एल्डिहाइड, क्लियर, और हेलोजेंस, ये 5 फंक्शनल ग्रुप्स आपने डिटेल में पढ़े हैं इस ईयर। ठीक है, नाउ एस्टर, एस्टर आपका एक अलग फर्दर फंक्शनल ग्रुप हो गया जो आप फर्दर आगे पढ़ोगे 11th-12th में। क्लियर, एस्टर कब बनता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने कंबाइंड कर दिया। क्लियर,
अभी आपको बस इतना याद रखना है क्या फॉर्म हो रहा है, एस्टर, नेम क्लियर हो गया, इथाइल इथेनॉइट, क्लियर। ऐसी डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट अल्कोहल्स के साथ मिक्स करके हम डिफरेंट डिफरेंट एस्टर्स फॉर्म कर सकते हैं। एस्टर आपका क्या होता है पता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। जो आप ये कोई भी आइसक्रीम्स वगैरह फ्लेवर्ड जो लेने जाते हो जिसमें से स्मेल्स आती हैं, खुशबू मीठी मीठी, क्लियर, वो एस्टर्स की वजह से ही होती हैं। ठीक है, जैसे किसी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है ना, कंटेन नो फ्रूट, नो एडेड फ्लेवर्स अलग से, क्लियर। तो एक्चुअल फ्लावर्स या एक्चुअल फ्रूट्स वगैरह वो मिक्सअप नहीं करते, वो एस्टर ही उसमें मिक्सड अप करते हैं, क्लियर। परफ्यूम्स हो गए आपके या कोई भी और भी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें आपका एस्टर मिक्सड अप होता है, क्लियर। याद रहेगा एस्टर के बारे में भी। नाउ अब अगर सपोज एस्टर से हमें अपना अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड वापस चाहिए तो क्या करें, एक और फर्दर रिएक्शन है आपकी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर को हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस मतलब एस्टर क्या आपका CH3CO, C2H5। अब इसमें हमने क्या पास करवाया, NaOH। क्या पास करवाया, NaOH। तो NaOH जब हम पास करवाएंगे तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो मेटल सॉल्ट में आ जाएगा, क्लियर। और आपका जो अल्कोहल था वो वापस आ जाएगा, यानी इथेनॉल वापस आ गया। देखो C2H5OH, क्लियर। आपका जो इथेनोइक एसिड था वो उसके मेटल सॉल्ट में आया, यानी सोडियम इथेनॉइट की फॉर्म में आया, क्लियर। ये वाला आई बात समझ में। यानी एस्टर में जब हमने क्या पास करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, देखो हाइड्रोजन का टेस्ट तो आपका इथेनॉल का बताया है अल्कोहल के लिए। अब यहां पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट इस वाली रिएक्शन से कर सकते हैं कि जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे था, दो टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, या तो एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा आपका, या कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करवा लो और वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की। लाइम वाटर में पास कराओगे तो मिल्की हो जाएगा आपका कार्बन लाइम वाटर, क्लियर, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करवाएंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से इथेनोइक एसिड को हम टेस्ट कर सकते हैं। बाकी लिटमस टेस्ट हो गया आपका। लिटमस टेस्ट किस कलर, किस लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू टू रेड, ठीक है। नाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका। अब सोप्स क्या होते हैं बताओ, वैसे तो सब बोलोगे बेस, बट एक्चुअल में बेस होते हैं नहीं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ बेसिक, क्लियर, या पोटेशियम, ठीक है। ध्यान से सुनो, अ सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। यानी सोप बेसिकली क्या है, एक सोडियम सॉल्ट है। अब देखो जैसे हमने बात की इथेनोइक एसिड क्या है, वीक है, वीक एसिड है, क्लियर। अब याद करो आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, सॉल्ट कैसे बनता है, जब हम किसी एसिड को किसी बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो आपका सॉल्ट फॉर्म होता है। सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, या बेसिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ एसिड एंड बेस, क्लियर। अब यहां पे आपका वीक एसिड है ये, अब इसको अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया तो आपका जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच किस तरफ होगा, बेस की तरफ होगा। दैट्स वाई आपके जो सोप होते हैं वो बेस यानी फील सोपी टू टच होते हैं। दैट्स वाई बेस को भी आप ये बोलते हो फील सोपी टू टच। आई बात समझ में कि जब हम वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका एक बेसिक सॉल्ट बनेगा, वही चीज आपका सोप में हो रहा है। ये कर दो सारे रेज। नाउ इथेनोइक एसिड के कहां यूज होता है, इथेनोइक एसिड के यूजेस क्या है आपके, एक तो विनेगर प्रिपेयर करने के लिए और प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, क्लियर।
किसके लिए यूज किया जाता है? यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स और सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स लाइक एस्टर। जैसे एस्टर आपको बताया, एस्टर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, तो एस्टर प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, देखो सोप्स और डिटर्जेंट सबने सुने हुए हैं, दोनों का काम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट फिर अलग अलग क्या है? वो साबुन हमारे हाथ धोने के काम आता है, डिटर्जेंट पूरे बाद। एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है सोप का और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है डिटर्जेंट का भी। बताओ क्या क्या है? सोप्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बट जो क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है सोप्स की वो बहुत कम होती है। क्लियर? सोप्स की जो क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही कम होती है, और इवन हार्ड वाटर के साथ सोप्स रिएक्ट नहीं करते। हार्ड वाटर के साथ आप सोप्स को यूज नहीं कर सकते। अब व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर? हार्ड वाटर हमने एक बार पहले भी पढ़ा था चैप्टर 2 में। क्या होता है हार्ड वाटर? ठंडा पानी, कोल्ड वाटर थोड़ी ना, हार्ड वाटर टाइट वाटर के अंदर जो आप मिनरल्स होते हैं, कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स। अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं, क्लियर, वो उस वाटर को क्या कर देते हैं? हार्ड बना देते हैं, यानी वो फिर आपके सोप से रिएक्ट नहीं हो पाएगा और क्या फॉर्म कर देगा? स्कम। स्कम पता है आपको? स्कम क्या होता है? आपने कई बार गुठलियां देखी है सोप की, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे हार्ड वाटर के साथ तो सोप पूरी तरह मिक्सड अप नहीं हो पाएगा, यानी प्रॉपर फॉर्म नहीं जनरेट कर पाएगा। क्लियर? छोटी छोटी सी बॉल्स टाइप बन जाएंगी सोप की, उसे बोलते हैं हम स्कम। क्लियर? आपका जो फॉर्म प्रोड्यूस होता है वो नहीं प्रोड्यूस होगा या बहुत कम प्रोड्यूस होगा हार्ड वाटर के साथ। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। कई बार आपने रिवर साइड कई बार क्लो कपड़े धोते हुए देखा होगा, वो जनरली क्या करते हैं? पीट पीट के धोते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्कम फॉर्म हो जाता है रिवर का, जनरली वाटर आपका हार्ड होता है। क्लियर? तो जब ये आपका स्कम फॉर्म हो जाता है तो अगर आपको कपड़े क्लीन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? स्कम को अपने क्लोथ से अलग भी करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वो पीटते हैं किसी पत्थर पर, या वो एक वो पीटने वाली वो कौन सी आती है, क्या कहते हैं उसे? छोटा सा डंडा, बैट, छोटा सा बैट, छोटे बच्चे खेलते हैं उससे, है ना, उस पे मारते हैं तब जाके वो निकलता है। वो रिमूव करने के लिए ही किया जाता है। अब उसकी जगह पे जनरली बाकी लोग क्या यूज करते हैं क्लोथ्स धोने के लिए? डिटर्जेंट। बट डिटर्जेंट का डिसएडवांटेज क्या है? क्लियर हो गया? सोप का डिसएडवांटेज क्लियर हो गया। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? सोप का एडवांटेज है बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल है मतलब इजिली अपने एनवायरमेंट से डिग्रेड होके वापस मिक्सड अप हो जाएगा एनवायरमेंट में ही। क्लियर? बट डिटर्जेंट क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो डिटर्जेंट का डिसएडवांटेज क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दैट्स व्हाई आपने सुना भी अभी रिसेंट टाइम्स में जो होता जा रहा है, गंगा यमुना का पानी खराब होता जा रहा है और बदतर होता जा रहा है। अब तो खैर सफाई होनी फिर से स्टार्ट हो गई, पर ये जो पिछले 15-20 सालों में जो खराब हुआ है वो डिटर्जेंट्स की वजह से ही हुआ है। जो ये नालों वगैरह का पानी, क्योंकि इसमें नॉर्मली क्या जाता है, घरों से डिटर्जेंट वाटर ही जाता है। क्लियर? क्लोथ्स वॉश होते हैं डिटर्जेंट से, वो पानी घूम फिर के जाता है रिवर्स में आपकी। तो अब ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अगर उस पानी को हमने बिना ट्रीट किए रिवर में डाल दिया तो क्या होगा? वो रिवर के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल ही रहेंगे हमेशा के लिए। क्लियर? रिवर में मिक्स नहीं हो सकते वो, तो उससे आपकी रिवर दिन पर दिन क्या होती जाएगी? और खराब होती जाएगी, यानी क्योंकि वो सब्सटेंस वहां पे डिपॉजिट होता जाएगा। आए समझ में? तो आज की डेट में अब ऐसी क्या चेंजेस कर दी गई है बताओ? अब जो है, जो ये पानी जाता है रिवर में उसको पहले ट्रीट करते हैं, मतलब उससे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो अलग कर लिए जाते हैं, और फिर जो बचा हुआ पानी होता है उसे रिवर में छोड़ा जाता है, जिससे आपकी रिवर कम गंदी हो रही है और रिवर की सफाइयां भी चल रही हैं। वो तो पता ही है तुम्हें, पता है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ानी मुझे, ठीक है? हाँ, क्लियर हुआ? तो हमें नहाना सोप से चाहिए, डिटर्जेंट से नहीं। डिटर्जेंट हम जनरली किसके लिए? क्योंकि देखो बॉडी वॉश जो आप करते हो उसमें इतना डस्ट थोड़ी ना है जो आपको रगड़ने की जरूरत है, अलग से करने की जरूरत है।
तो वो सोप भी रिमूव कर सकता है। बट क्लोथ्स वगैरह जो बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं उनमें हमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टी बेटर चाहिए। तो एडवांटेज क्या है डिटर्जेंट का? क्लिनजिंग। हार्ड वाटर के साथ भी इजिली रिएक्ट हो सकता है आपका डिटर्जेंट, क्लियर, जो कि सोप नहीं हो पा रहा था। तो इजिली आपके जो क्लोथ्स वगैरह है वो डिटर्जेंट से क्लीन हो जाएंगे। आइए इस चीज समझ में, दोनों में डिफरेंस, दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्लियर। तो दोनों को ही हम लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड फैसिलिटीज के लिए, क्लियर। तो डिटर्जेंट हमारा किस काम आ जाएगा? क्लोथ्स वगैरह क्लीन करने के लिए, जहां पे हमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी बेटर चाहिए। और सोप्स का काम आ जाएगा आपका जहां क्लींजिंग प्रॉपर्टी कम चाहिए, ठीक है, बट हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा आपका सोप। डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, क्लियर। अब दोनों में मेजर डिफरेंस भी समझो। अभी हमने सोप के बारे में बोला था, सोप क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके जो सोप्स बनते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, क्लियर। जो अभी हमने CH3CON ने बात की थी वो भी एक सोडियम सॉल्ट है। बट जो हमारी लॉन्ग चेन, अब यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 17 कार्बन, 15 कार्बन, 20 कार्बन, ऐसे कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, उसमें से आपके सोप्स बनते हैं, ठीक है। नाउ जो डिटर्जेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स आपके बेटा क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ बेंजोनोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। डिटर्जेंट्स आपके जो होते हैं वो भी सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, बट लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लियर। एक डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ गया यहां पे आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से डिटर्जेंट्स में क्या होती है? ग्रेटर क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है देन सोप। याद रहेगा ये चीज, डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब सोप्स और डिटर्जेंट दोनों ही काम किस तरह करते हैं? अब अगर हमें सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में डिफरेंशिएट करना है कभी, सपोज मैंने आपको 2 टेस्ट ट्यूब दे दी, आपको पता लगाना है किसमें सोप है किसमें डिटर्जेंट है, या इसका रिवर्स भी ले लो। सपोज मैंने आपको 2 टेस्ट ट्यूब दे दी, एक में हार्ड वाटर है एक में नॉर्मल वाटर है, आपको नहीं पता क्योंकि देखने से तो आप नहीं बता सकते कौन सा हार्ड वाटर कौन सा नॉर्मल वाटर है, क्लियर। दोनों में आपने क्या किया? सोप मिक्स कर दिया, जिसमें फॉर्म समझते हो ना? झाग, लेदर भी बोलते हैं उसे हम, ठीक है, चमड़े वाला लेदर नहीं लेदर, LATHER, ठीक है। लेदर मींस भी झाग, क्लियर। तो जिसमें झाग ज्यादा बनेगा वो आपका नॉर्मल वाटर है और जिसमें झाग कम बनेगा वो आपका हार्ड वाटर है। तो ऐसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा वाटर हार्ड है या नहीं है, क्लियर। और हार्ड वाटर के रिलेटेड आपने क्या पढ़ा था? याद करो चैप्टर 2 में कौन सा ऐसा सोडियम कंपाउंड है जो हार्ड वाटर रिमूव करने के काम में आता है? वॉशिंग सोडा, क्लियर। तो जो अब ये वॉशिंग पाउडर भी हमने पढ़ा, तो वॉशिंग पाउडर क्या करता है? बेसिकली हार्ड वाटर को रिमूव कर देता है और फिर वो कपड़े धो रहा है, बेसिकली कपड़े क्लीन कर रहा है आपके। आए समझ में? सो दैट्स व्हाई डिटर्जेंट्स आपका हार्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर पाएगा, क्लियर, और लेदर फॉर्म कर पाएगा। अब क्लींजिंग प्रॉपर्टी ये करते कैसे, मतलब साफ कैसे करते हैं? ध्यान से देखो। अब सोप्स या डिटर्जेंट दोनों हमने क्या बोले? क्या है? सोडियम सॉल्ट्स हैं। हाँ भाई कपड़े धोने तुम्हें बाद में अभी घर जाके, हाँ ध्यान से देखना कपड़े धुलते कैसे। सोडियम सॉल्ट्स हैं, तो ये क्या आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट है? बताओ, आयनिक कंपाउंड है, क्लियर। तो इसके 2 एंड्स हैं, देखो एक तरफ तो ये कार्बन, ये जो मैंने ऐसे बनाए हैं इनके हर जहां पे बेंड हो रहा है वहां पे कार्बन है, तो क्या लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, और लास्ट में क्या अटैच है? सोडियम। समझ में आया? अब चाहे वो इसकी चेन हो या इसकी चेन हो, दोनों में ही कार्बन होते हैं, क्लियर। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है जिसके एंड पर सोडियम या पोटेशियम के आयंस लगे हुए होते हैं, तो इसके 2 एंड्स बोलते हैं हम। ध्यान से सुनो बेटा, अब इसके जो 2 एंड्स हैं, एक तो कार्बन एंड है और एक आयोनिक एंड है। कार्बन एंड जो होता है आपका वो होता है क्या बताओ? हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? और इसका क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। 2 एंड्स जो होते हैं हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, क्लियर। बताओ क्या मतलब है हाइड्रोफोबिक का और हाइड्रोफिलिक का?
हाइड्रोफोबिक जो फोबिया, फोबिया मीन्स क्या था? डर या भागना किसी चीज से। क्लियर? तो हाइड्रोफोबिक यानी ये वाटर से, हाइड्रो वाटर का, क्लियर, हाइड्रोफोबिक वाटर से रिपेलेंट, क्लियर, वाटर से दूर भागना चाहते हैं। आई चीज समझ में? और हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग, क्लियर, जो वाटर के पास जाना चाहते हैं। आया समझ में? सपोज एक चेन है आपके पास, समझ में आया बात पूरी कहानी? ये एक चेन है, दो एंड है, एक वाटर के पास जाना चाहता है, एक वाटर से दूर जाना चाहता है, तो क्या होगा? कौन जीतेगा? डिपेंड कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है। आयनिक स्ट्रांग होता है कि कार्बन? आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये वाटर में रहेगा जब आप सोप सॉल्यूशन बनाते हो तो। क्लियर? अब कोई भी डस्ट पार्टिकल है, अब ये हाइड्रोफोबिक बताया। हाइड्रोफोबिक का मतलब कि वाटर से दूर भागना चाहता है। वाटर से दूर भागना चाहता है तो ये क्या करेगा? अब आपने कोई क्लोथ डाला डर्टी, उस पे सपोज ऑयल है या और भी मिट्टी है या कुछ भी अलग अलग डस्ट है, क्लियर, तो ये उसके पास भागने की कोशिश करेगा। जो आपने क्लोथ डाला वो ये उसके पास भागने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे करते करते देखो हर तरफ से, अब एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, यहां पे कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, क्लियर, तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए? उन्होंने डस्ट पार्टिकल के ऊपर, कार्बन एंड है बेटा, ये जो हाइड्रोफोबिक वाला है ये है, और दूसरी तरफ आयोनिक एंड है, सोडियम एंड है, क्लियर। तो जब आपने क्लोथ डाला, क्लोथ के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है, इन सब ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। इन्हें तो वाटर से दूर भागना था, समझ में आया? वाटर से दूर भागना था, तो जो वाटर के अलावा कोई कंपाउंड मिला, इन्होंने उसके ऊपर अटैक कर लिया, उसको पकड़ लिया कि भाई तू भी हमारे साथ ले चल, ठीक है। बट अब जब क्लोथ बाहर निकालोगे तो क्या होगा? इसका जो दूसरा एंड है सोडियम वाला, वो क्या करना चाहता है? पानी में रहना चाहता है, हाइड्रोफिलिक है, क्लियर। ये इन्होंने तो पकड़ लिया दूसरे को कि भाई तू हमें हमारे साथ अपने साथ बाहर ले चल। बट दूसरी तरफ क्या है इनकी चेन में? सोडियम, जो क्या चाहता है? वाटर में रहना। तो ये क्या करेगा? इन सबको वापस खींच लेगा, जिसकी वजह से जब आप कपड़े धोते हो तो क्या मिलता है आपको? अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो पानी कैसा मिलेगा? साफ। वो क्लोथ को बाहर निकाल लोगे तो पानी क्या हो जाएगा? गंदा। यानी ये डस्ट पार्टिकल इन सबके साथ वाटर में ही चला गया। आई बात समझ में? और क्लोथ आपका क्या हो गया? क्लीन हो गया। तो ये क्लींजिंग प्रॉपर्टी है सोप की, और सेम एज वेल एज डिटर्जेंट, दोनों में ये चीजें हैं, क्लियर। यानी आपके जो दो एंड्स हैं ये इंपॉर्टेंट, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफोबिक क्या करता है? डस्ट पार्टिकल के ऊपर अटैक करेगा, उसके साथ बाहर जाने की कोशिश करेगा। बट हाइड्रोफिलिक वाला क्या करेगा? पानी में वापस उसे बुला लेगा, क्लियर, जिसकी वजह से आपके क्लोथ जो है वो परफेक्टली क्लीन हो जाएंगे, ठीक है।